बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सोर्सेज ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक हमारा चल रहा है और बेसिकली आज का ये हमारा टॉपिक सैलरी इनकम ख़त्म हो जाएगा और अगले लेक्चर में हम इसके पूरे जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसमें जितने जो चीज़ें इंक्लूड होनी हैं जो चीज़ें नहीं होनी और उसका एक पूरा हम चार्ट पढ़ेंगे, उस पर डिटेल से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज का ये सेशन पढ़ने के बाद हमारा ये लेक्चर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अकोमोडेशन इन स्मॉल सिटीज़। जब छोटे शहरों में हमने पिछले लेक्चर में बात की कि मिनिमम टाइम स्केल का जो अकोमोडेशन है, अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं दिया गया तो बेसिक पे जो दी गई है उसका 45% या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ दैट अकोमोडेशन, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी उसको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे मिनिमम टाइम स्केल का 30% बेसिक सैलरी में ऐड होगा या फिर देखा जाएगा कि उस जो मार्केट वैल्यू है या फिर उसकी अकोमोडेशन की मार्केट वैल्यू या 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगी उसको सैलरी में ऐड करेंगे ताकि टैक्स लाइबिलिटी उसकी हम जज कर सकें। इन स्मॉल सिटीज़ हाउस रेंट अलाउंस इज़ अलाउड एट 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक स्केल। अगर MTS नहीं दिया गया तो बेसिक सैलरी का आपने 30% अलाउड होता है छोटे शहरों में कि उसको अकोमोडेशन के तौर पे अलाउंस दिया जाए। इफ़ अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड इन दोज एरियाज़ वेयर रेट फॉर हाउस रेंट अलाउंस इज़ 30%, देन वैल्यू टेकन फॉर द अकोमोडेशन शैल नॉट बी लेस दैन 30%। तो फिर अकोमोडेशन जो आप उसकी ऐड कर रहे हैं सैलरी इनकम में 30% से किसी सूरत में भी कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। 30% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी। अंडर दिस केस द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग टू। कौन कौन सी? नंबर 1 कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है अकोमोडेशन की। दूसरे नंबर पे 30% ऑफ MTS या फिर बेसिक सैलरी। इसके बाद आता है सेल्फ हायरिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी। सेल्फ हायरिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी क्या है कि फ़र्ज़ कि मैं यहाँ पे इसको आपको बात समझाता हूँ कि यहाँ पे है बिल्डिंग, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर की बिल्डिंग या एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन जो भी। यहाँ पे हम कहते हैं एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई। अच्छा, इसके पास एक अपना घर है एम्प्लॉई के पास, इसमें वो रहना चाहता है। ये पहले क्या करेगा, ये घर इसको देगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर इसके बदले में उसको फ़र्ज़ किया साल के देता है जी 4 लाख, ठीक है। अब ये इसका घर था और इसको इसने बेच दिया या इसको किराए पे दे दिया और इसके बदले में इसको ये 4 लाख मिल गया। अब एक तो इसकी ये इनकम आ गई। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, यही घर इसको वापस दे दिया कि आप इसमें रहो और इसको एज ए अकोमोडेशन दे दिया। अब ये जो अकोमोडेशन है इसने जब दी तो हमने अकोमोडेशन का यानी कि 45% या फिर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी वो हम इसकी सैलरी इनकम में ऐड करेंगे। साथ ही ये जो 4 लाख इसका है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, तो इसको डबल पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, एक इसकी सैलरी बढ़ने की वजह से ये जो इसके ऊपर उसकी मार्केट वैल्यू या 45% अब मिनिमम टाइम स्केल है। यानी कि एक घर की वजह से उसको दो सोर्स उसके जनरेट हो गए। एक तो प्रॉपर्टी उसकी थी जो गवर्नमेंट ने ली और उसके बदले में उसको पैसा दिया, दूसरा उसकी सैलरी में एज ए अकोमोडेशन उसको मिल गया, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया इसके ये अलाउड नहीं था तो ये गवर्नमेंट को देता तो ये सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती, लेकिन गवर्नमेंट अगेन उसको जो है वो पैसे रिफ़ंड कर रही है, तो इट्स मीन कि ये 45% या फिर मार्केट वैल्यू जो उस अकोमोडेशन की होगी वो भी। इसके 2 सोर्सेज हो जाते हैं जब एक बंदा अपने ही घर को हायरिंग करवाता है, इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी। अब ये आपको समझ आ जाएगा। वेयर एन एम्प्लॉय और हिज स्पाउस इज़ द ऑनर ऑफ एनी सच बिल्डिंग, यानी कि एक एम्प्लॉय खुद भी हो सकता है या उसका स्पाउस, उसकी बेगम, उसके बच्चे में से कोई भी, वो घर का मालिक है, हाउस है, फ्लैट है या फिर अपार्टमेंट है, दैट इज़ रेंटेड आउट टू द एम्प्लॉयर। जैसा कि मैंने ऊपर बनाया, वो रेंट आउट करके दे दिया जाता है एम्प्लॉयर को
एंड द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड द सेम बिल्डिंग टू द एम्प्लॉय, और वही बिल्डिंग एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दी ताकि वो उसमें रह सके अकोमोडेशन के लिए, अगेंस्ट हिज एंटाइटलमेंट, क्योंकि उसका स्केल इतना था, वो एंटाइटल्ड था कि उसको अकोमोडेशन दी जाए फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, देन इट विल हैव टू फोल्ड इफेक्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो क्या दो इफेक्ट होंगे दे, द सेम इज डिस्कस्ड बिलो। एक तो हो जाएगा प्रॉपर्टी इनकम, रिसीट ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एनी रेंट रिसीव्ड बाई द एम्प्लॉय और हिज स्पाउस शैल बी प्रॉपर्टी इनकम ऑफ द रिसिपेंट एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। तो जो उसने प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया था एम्प्लॉयर को, उससे जितनी उसको अर्निंग होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। सैलरी इनकम में क्या ऐड होगा, द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इट विल बी प्रिक्यूजिट, ये फिर एक प्रिक्यूजिट, एंड विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एज पर इनकम टैक्स रूल्स। फर्दर क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस, एक इंडिविजुअल है वो ऑफिसर लेवल पे या उसको उसकी डेजिग्नेशन ऐसी है कि वो अलाउड है उसको कन्वेंस दी जाए, तो कन्वेंस की दो शराइत हो सकती है, एक तो उसको सिर्फ कन्वेंस दी जाए कि आप घर के इस्तेमाल के लिए उसको इस्तेमाल करें, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो वही कन्वेंस घर के लिए भी इस्तेमाल करे और अपने ज़ाती अपने ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल करे, यानी दोनों के लिए, ऑफिस और अगर सिंपली सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के लिए यूज़ हो गई तो उसको तो छोड़ दो ना, वो तो है ही ऑफिस के लिए, उसका उसमें लेना देना क्या। अगर उसको घर के लिए तो सारे उसका कितना परसेंट उसको चार्ज करेंगे सैलरी इनकम में। दूसरा, अगर वही गाड़ी ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, घर के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। वेयर एन एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ कन्वेंस टू एम्प्लॉय, द वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द टेबल गिवन बिलो। यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल पहला क्या है, ओनली फॉर प्राइवेट यूज़ ऑफ द एम्प्लॉय, इसमें क्या होगा फिर अमाउंट कितनी उसकी सैलरी इनकम में ऐड करेंगे, 10% ऑफ द कॉस्ट। अगर वो गाड़ी खरीदी गई 20 लाख की तो उसका 10% ले लें। अगर टू द एम्प्लॉयर फॉर अक्वायरिंग द मोटर व्हीकल और फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल, अगर उसने सस्ती गाड़ी गोदाम से ली थी या फिर मैन्युफैक्चरर से ली थी, वो सस्ती मिली, अब मार्केट वैल्यू देख लें उस गाड़ी की कितनी होगी, उसका 10% ले लें। एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज इफ़ इट इज़ टेकन ऑन लीज, अगर लीज़ पे गाड़ी ली है तो लीज़ पे लेने के बाद कितनी उसकी अमाउंट बनती थी उसका 10% ले लें। अगर वो गाड़ी पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज़ है और पार्टली फॉर द जो ऑफिशियल यूज़ है, तो फिर क्या होगा, 5% ऑफ द कास्ट टू द एम्प्लॉयर फॉर अक्वायरिंग द मोटर व्हीकल और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज इफ़ इट इज़ टेकन ऑन द लीज़। अगर लीज़ पे ली गई है तो उसका जो 5% होगा, अगर वो परचेज़ की गई है तो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द 5%, या उसने जो कास्ट थी बियर की है एम्प्लॉयर ने उसका 5%, यानी कि अगर सिर्फ उसके घर के ज़ाती मफादात के ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल होगी तो 10% है। अगर आधी मतलब कि उसकी जो इस्तेमाल है दिन में वो ऑफिस के लिए होता है और बाद में वो घर के लिए इस्तेमाल होती है तो उसका 5%, बाकी शराइत वही रहेंगे, यानी कि जितनी कास्ट एम्प्लॉयर को पड़ रही है या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, या अगर लीज़ पे ली जा रही है तो लीज़ के वक्त उसकी कितनी अमाउंट थी। नोट फॉर द पर्पज़ ऑफ द रूल थ्रू रूल 5 ऑफ द टर्म एम्प्लॉय इंक्लूड्स होल टाइम वर्किंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, यानी कि एम्प्लॉय से मुराद डायरेक्टर भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पशन। यहाँ पे एग्जाम्पशन में ये बताया गया है कि जो भी एक सैलरीड पर्सन को एग्जाम्पशन अवेलेबल होती हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जगह जगह पे मुख्तलिफ जगह पे मेंशन है, लेकिन उनको समझने के लिए जो एग्जाम्पशंस और कंसेशंस का जो चैप्टर है इसमें ये चीज़ होगी। तो इंशाल्लाह वो चैप्टर भी हम आफ्टर कवरिंग 5 सोर्सेज ऑफ इनकम उसकी तरफ जाएंगे, फिर उनको भी 1 बाय 1 हम अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।